नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ते का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट की तरफ, एडवांस टू डिक्लाइन रेशो। तो दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड की जो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है, यहाँ पे बताया गया है कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशो जो है वो कोलैप्स हो गई है अगस्त के महीने में। तो यहाँ पे शार्प राइज देखने को मिला डिक्लाइनिंग स्टॉक्स में। इस वजह से एडवांस टू डिक्लाइन रेशो 0.74 है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी महीनों से एक या उससे ऊपर चल रही थी, मतलब जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा थे डिक्लाइनिंग स्टॉक्स के मुकाबले। लेकिन इस बार अगस्त 2021 में जो ये आपका कोलैप्स है या फॉल है या डिक्लाइनिंग स्टॉक्स के अंदर जो इंक्रीज है, ये शार्पेस्ट है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। और बेसिकली इसका कारण हम पहले भी अपने वीकली वाणी के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो एक रूलिंग आई थी या जो एक सर्कुलर आया था जहाँ पे स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स की ऊपर एक लिमिटेशन लगाई गई थी, उसकी वजह से ये डिक्लाइन हमें शायद देखने को मिला है। दोस्तों, अब चलते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ या आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी दर्शकों के मन में एक सवाल होता है कि स्टॉक मार्केट में सब लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे मैं समरी के तौर पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्टडी की गई जहाँ पे आपका मैक्सिमम एनुअलाइज्ड रिटर्न फाइंड आउट किया गया एक साल के टाइम पीरियड पे, और मिनिमम रिटर्न फाइंड आउट किया गया इसी पर्टिकुलर अवधि के दौरान। दोस्तों, ये रोलिंग रिटर्न है। रोलिंग रिटर्न मतलब अगर यहाँ पे हम 5 साल की बात करें तो 1979 जब से सेंसेक्स जो है एग्जिस्टेंस में है, तो रोलिंग रिटर्न होता है कि मान लीजिए 1980 से 5 साल का पीरियड 1985 तक, 1981 से 1986 तक, 1982 से 1987 तक, तो ये रोलिंग रिटर्न्स हैं। तो यहाँ मैक्सिमम कितने रिटर्न्स थे, मिनिमम कितने रिटर्न्स थे, वो फाइंड आउट किए गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अवधि बढ़ती गई, वहाँ पे आपके जो मिनिमम एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं वो इंक्रीज होते गए। मतलब छोटी अवधि के दौरान नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि कौन सा ऐसा पीरियड था जहाँ पे आपका मिनिमम रिटर्न भी पॉजिटिव था, तो वो दोस्तों वो अवधि है 15 साल। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म की जो डेफिनेशन जहाँ पे आपके नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट निल है, वो 15 साल है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको आप जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक अगली महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है कि जो आईपीओ में निवेश किया जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है कि ऑलमोस्ट 52% मतलब आधे से थोड़े से ज़्यादा जो निवेशक हैं वो लिस्टिंग डे वाले दिन ही अपना आईपीओ का शेयर बेच देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे केवल रिटेल इन्वेस्टर्स ही ऐसा नहीं करते। रिसेंटली आपने देखा कि जोमेटो के स्टॉक में 8% की गिरावट देखने को मिली, और यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर्स थे जिनका लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ, उन्होंने इस मौके का भरपूर लाभ उठाया और अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी या अपने शेयर्स को बेच दिया। तो इस वजह से जोमेटो का शेयर जो है वो 8% गिर गया, और उसका प्रमुख कारण था कि जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉकिंग पीरियड खत्म हो गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो ये प्रॉफिट बुकिंग की जाती है इसका मतलब जो निवेशक हैं उनका लॉन्ग टर्म हॉराइजन नहीं है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। केवल उन्होंने निवेश जो है एक लिस्टिंग गेन्स को पाने के लिए किया था। तो एंकर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एक लॉक इन पीरियड होता है। रिटेल इन्वेस्टर जिस दिन लिस्ट किया जाता है उसी दिन अपना शेयर बेच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक और अच्छी खबर आ रही है कि जो रिट्स और INVITS है, इनकी चर्चा भी हम अपने चैनल पे काफ़ी बार करते रहते हैं, तो इनको इंक्लूड किया जाएगा निफ्टी इंडिसेस में 30 सितंबर से। तो बेसिकली जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी ऑटो आपका एक इंडेक्स है, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी,
उसी तरीके से आप देख पाएंगे कि रिट्स और INVITS के जो इंडिसेस हैं वो आपको दिखाई देंगे और आप इनकी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और मैं पर्सनली जो है रिट्स INVITS इनके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रहता हूं, क्योंकि ये जो हैं ये अगर आप विदेशी बाजार देखेंगे तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और इनके इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म करने की संभावना है, और ख़ास तौर पे पेंडेमिक के बाद, और इसके कारण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे चलते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे SBI के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि उनके जो 20% NPAs हैं वो मुद्रा लोन्स के अंदर है। तो मुद्रा लोन्स के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखने को शायद मिल सकता है और यही बात यहाँ पे बताई गई है। लेकिन दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, ये अमाउंट जो है वो रिटर्न ऑफ शायद कर दिया जाए, जिससे बैंक की बैलेंस शीट पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और बेसिकली ये मुद्रा लोन है क्या? बेसिकली ये अनसिक्योर्ड लोन्स हैं जो कि अप टू 10 लाख के लोन्स दिए गए थे डेली वेज अर्नर्स को, जो जिसके अंदर इंक्लूडेड है स्मॉल हॉकर्स या वेंडर्स या काफ़ी जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये लोन्स दिए गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैंक्स के लिए सबसे ज़्यादा NPA का कारण बनते जा रहे हैं, और ये जो डेटा है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश करते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि इनके 8 बोर्ड मेंबर्स जो हैं पिछले 9 महीने में इस कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं होता। इसकी चर्चा हमने अपने निवेश से संबंधित वीडियोस में भी की है कि ये एक अच्छा साइन नहीं होता अगर टॉप मैनेजमेंट बहुत जल्दी जल्दी जो है कंपनी को छोड़ रही है या वहाँ पे हमें चर्न देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद कुछ ऐसी समस्या है जिसके बारे में बोर्ड मेंबर्स को तो सब पता होता है, लेकिन शायद रिटेल निवेशकों को इसके बारे में जानकारी ना हो, और ये छोड़ने के कारण जो है नॉर्मली पर्सनल ही बताए जाते हैं। लेकिन अगर 8 बोर्ड मेंबर्स 9 महीने में छोड़ के चले गए हैं तो यहाँ पे ये एक अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों अब चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर है, इन्फोसिस का जो शेयर प्राइस है वो जो है अपने एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी का है वो $100 बिलियन हो चुका है। दोस्तों TCS के बाद इन्फोसिस सेकंड IT कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $100 बिलियन को क्रॉस किया है। तो अच्छी खबर है, IT सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी अच्छी खबर है। दोस्तों अगली न्यूज़, इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम अपने चैनल पे ट्रैक करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स। और यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरे पास भी चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर्स हैं। 2015 या 16 में जब इसका एक डीमर्जर हुआ था, और डीमर्जर में आपको पहले भी अपनी एक कॉर्पोरेट एक्शन स्ट्रेटजीज में बता चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है और वहाँ पे आप अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शेयर्स मुझे फ्री में मिले थे, लेकिन अब इनका जो प्राइस है लगभग 100 रुपये के नज़दीक पहुँच चुका है। इस समय जो चेन्नई सुपर किंग्स का शेयर है ये अनलिस्टेड शेयर है और ये 90 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए किसी के पास 10,000 शेयर्स हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बैंड इस समय 88 से 92 रुपये के आसपास है। तो 10,000 शेयर्स की वैल्यू इस समय 9 लाख रुपए हो चुकी है, और जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आप देख सकते हैं इंडिया सीमेंट्स उस समय लगभग शायद 90 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। जब इसका डीमर्जर हुआ, डीमर्जर के बाद जो चेन्नई सुपर किंग्स है उसका शेयर प्राइस शायद 2 या 3 रुपए कुछ कम हुआ था, लेकिन जो चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर मिले वो आप देख सकते हैं कि अगर किसी के पास उस समय 10,000 शेयर्स थे तो उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में हम अपने चैनल पे चर्चा करते रहते हैं, और यहाँ पे मैं एक पुराना आर्टिकल जो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का एक इंटरव्यू था
वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने भी कहा है कि माय अनलिस्टेड पोर्टफोलियो हैज़ डिलीवर्ड हायर रिटर्न्स देन लिस्टेड कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों कभी कभी बड़े निवेशक जो हैं अपनी राज की बात बोल देते हैं। तो अनलिस्टेड शेयर्स में हमेशा ऐसा देखा गया है कि आप हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं लिस्टेड कंपनीज के मुकाबले। और दोस्तों ये जो अनलिस्टेड पोर्टफोलियो होता है ये पब्लिक डोमेन में नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई स्टैट्यूटरी गाइडलाइन नहीं है कि यहाँ पे किसी को अपना पोर्टफोलियो डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़े, खास तौर पे बड़े या जो एस इन्वेस्टर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ये जो लिक्विडिटी ड्रिवन स्टॉक मार्केट रैली है ये शायद अगले साल तक फिजल आउट हो जाए। तो इसकी चर्चा भी हम अपने चैनल पे काफ़ी बार कर चुके हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस समय जो ये रैली है इसके क्या प्रमुख कारण है, तो ये न्यूज़ जो है उनमें से जो एक कारण मैंने आपको बताया था वो लिक्विडिटी बताया था। तो ये न्यूज़ उस बात को कंफर्म करती है कि मार्केट में जो रैली है वो बेसिकली लिक्विडिटी ड्रिवन भी है, और ये लिक्विडिटी जब तक मार्केट में रहेगी तब तक मार्केट जो है एक हायर लेवल्स पे रहेगी, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। दोस्तों एक और न्यूज़ जो कि अभी आई है, एक्चुअली जुलाई के महीने की ये न्यूज़ है। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि एफपीआईज ने जो स्टॉक्स बेचे थे, फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स सबसे ज़्यादा बेचे थे जुलाई के महीने में, लेकिन आपने देखा कि इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ इन स्टॉक्स के ऊपर, खास तौर पे आईटी स्टॉक्स के ऊपर। फाइनेंशियल स्टॉक्स पे इसका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन आईटी स्टॉक्स में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर। सेबी ने मॉडलिटीज रिलीज की हैं, जो एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स की उन्होंने एक डेफिनेशन बताई थी, उससे संबंधित इन्होंने विस्तार से अब अपनी जानकारी पब्लिश की है। तो दोस्तों ये एक्रेडिटेड इन्वेस्टर होता क्या है, तो ये एक वो व्यक्ति है, यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज ए एक्रेडिटेड इन्वेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ और इनकम या नेटवर्थ के हिसाब से उसको एक लेवल या जिसको कह लीजिए उसकी एक क्लासिफिकेशन की जाएगी कि ये एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर है। जैसे आपने देखा कि इंडिविजुअल्स, नॉर्मली सभी रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो इंडिविजुअल्स में आते हैं, या फिर एचयूएफ्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। तो उसी तरीके से ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे डिफाइन किया जाता है। तो एक नई जो डेफिनेशन आ रही है वो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर की। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे उसके बारे में भी बताया गया है विस्तार से। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सेबी की गाइडलाइंस या जो मॉडलिटीज उन्होंने रिलीज किया आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जो एआईज हैं वो अवेल कर सकते हैं, उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, या कुछ कंसेशंस होंगे उनके स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। तो काफ़ी अच्छी खबर है अगर आप एक बड़े निवेशक हैं और अगर आप एआई की डेफिनेशन में फिट होते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कंसेशंस मिलेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर निवेशक इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपके लिए केवल जानकारी के लिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ को समझना ज़रूरी है। और अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाले हैं। दोस्तों अगली जो खबर है यहाँ पे एफडीआई जो है मई के महीने में ये इंक्रीज हुआ था $12.1 बिलियन। बेसिकली ये जो डेटा है दोस्तों थोड़ा डिले से आता है, तो ये न्यूज़ 23 अगस्त की है, लेकिन यहाँ पे ये मई के महीने का डेटा बताया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे देश के लिए कि एफडीआई का फ्लो हमारे देश में जारी है। दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज़ में जो यहाँ पे फेड की टैपरिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, तो यहाँ पे ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ये जो टेपर है ये स्टार्ट हो सकता है 2021 में, बट यहाँ पे जो रेट हाइक के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं की जाएगी। तो बेसिकली ये जो है लिक्विडिटी जो प्रोवाइड की जा रही है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, मोर और लेस ये उससे संबंधित है। और यहाँ पे रेट हाइक की अगर जल्दी नहीं है तो रेट हाइक कब होगा, इन्फ्लेशन के ऊपर इसके जो है आधारित होता है रेट हाइक, या इन्फ्लेशन पे निर्भर करता है, तो वो हमें देखना
पड़ेगा। लेकिन ये जो टेपरिंग है, ये जो लिक्विडिटी के ऊपर एक तरह की ब्रेक है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने लिक्विडिटी संबंधित न्यूज़ भी देखी, तो मोर और लेस ये जो लिक्विडिटी है ये मार्केट में कम होनी शुरू होगी 2022 से या लेट 2021 से। तो उसी से संबंधित ये जानकारी है। दोस्तों यहाँ पे जो अगली न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ग्लोबल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं वो Q3 में 8% फॉल करेंगे या डिक्रीज करेंगे, और ये रिकॉर्ड हाई पे थे Q2 के अंदर। Q2 में बेसिकली एक जिसको कह लीजिए लो बेस इफेक्ट था पिछले साल पेंडेमिक का, तो इसलिए यहाँ पे हमें परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा हाई ये नंबर दिखाया गया या दिख रहा था। लेकिन अब Q3 में ये जो है इसके अंदर हमें कटौती देखने को मिल सकती है या डिक्रीज देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जहां हम बेस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस हफ्ते के जो मेजर इवेंट्स हैं वहां पे हमें क्वार्टरली जीडीपी भी जो है वो 18 या 20% ग्रो होती हुई दिखाई देगी। तो ये भी बेसिकली लो बेस इफेक्ट का जो है असर है, और पिछला जो नंबर था वो 1.6% था। तो ये Q1 का डेटा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लेयर किया जाएगा। तो Q1 मतलब अप्रैल मई जून, और आपको मालूम है कि पिछले साल अप्रैल मई जून में जो पहला लॉकडाउन आया था उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था, बेसिकली वहीं से शुरू हुआ था। जो लॉकडाउन है वो मार्च 2020 से शुरू हुआ था। तो बेसिकली वहाँ पे लो बेस इफेक्ट की वजह से हमें यहाँ पे जीडीपी काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रो होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों ये जो इवेंट है इसका एक मेजर इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे, और ये जो डेटा है ये डिक्लेयर किया जाएगा 31 अगस्त ट्यूसडे को शाम को 5:30 बजे। इसके अलावा और भी कोई ऐसा मेजर इवेंट नहीं है जिसका स्टॉक मार्केट पे कुछ मेजर इम्पैक्ट हो, बाकी सब नॉर्मल से इवेंट है। लेकिन ये जो क्वार्टरली जीडीपी है इसका हमें इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीकली वाणी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सीरीज़ है ये पसंद आ रही है। अगर आप इसमें कोई भी बदलाव चाहते हैं, कोई चेंजेस चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप आने वाले समय में भी इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।